Hi, I am Deeksha Tiwari and this is Pacific Learning. Today is our first session of Science Series जिसमें हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो काफ़ी कॉमन चैप्टर है ये, काफ़ी कॉमन टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई टीचिंग एग्जाम हो जैसे सीटेट, यूपीटेट, जूनियर एडेड या फिर आपका केवीएस हो गया, या अगर कह लें कोई रेलवेज एग्जाम हो गए या स्टेट के कोई एग्जाम हो गए, तब में ये टॉपिक काफ़ी कॉमन होता है, पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, राइट। तो और ये टॉपिक है भी इजी, तो हमें वो टॉपिक कभी नहीं छोड़ना जो एक्चुअली बहुत इजी होते हैं, उन्हें पढ़ना आसान होता है और आपके वो मार्क्स कहीं लूज नहीं कर सकते आप अगर एक बार उसे अच्छे से पढ़ लो तो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इस सेशन में पूरे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग फैक्ट्स देखेंगे और पूरा का पूरा मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स जो टीचिंग एग्जाम्स के हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम जान लें कि फूड एक्चुअली होता क्या है। तो अब ये आपका किसी पेपर में नहीं आने वाला कि व्हाट इज फूड और फूड होता क्या है, बट आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका पता होना चाहिए। जैसे कि कोई आपके व्हीकल्स हो गए, कोई भी मशीन है आपकी, उसको उसका फंक्शन करने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है जो कि उसे वो फ्यूल देता है, जैसे कि आपका डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया। ओके, ऐसे ही हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको सस्टेन करने के लिए एक्चुअली में एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से, राइट। तो अगर हमें अपने लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाना है, उसे कंटिन्यू करना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये एनर्जी हमें उस फ्यूल से मिलेगा जिसका नाम है फूड। तो फूड कुछ नहीं, एक फ्यूल की तरह है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ओके, तो इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेस क्या होते हैं। तो सोर्सेस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सोर्सेस हैं, एक है प्लांट, एक है एनिमल और एक है माइक्रोबियल सोर्स। ओके, तो प्लांट सोर्स इजी है। प्लांट सोर्स में आप किसी प्लांट का स्टेम पार्ट कंज्यूम करते हो, किसी प्लांट का आप फ्रूट वाला पार्ट कंज्यूम करते हो। अभी हम आगे की स्लाइड में बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट, कंज्यूमेबल पार्ट वाले, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी ये देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या है। तो एक हो गया प्लांट, एक हो गया एनिमल, एक हो गया माइक्रोबियल। एनिमल में ऐसे ही आपका आ जाता है मिल्क, एग, ओके, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिश हो गया। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबियल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ कुछ डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ये अलग एक टॉपिक ही है लिविंग वर्ल्ड में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंड एंड फो वाले कैरेक्टरिस्टिक उनके होते हैं वो हम लोग वहां पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम उसे एज अ सोर्स ऑफ फूड देख रहे हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप? एक मशरूम हो गया, एक ईस्ट हो गया। आपको पता है मशरूम की आप सब्जी बनाते हो घर पे, ओके, और ईस्ट हो गया जो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज जो हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पार्ट जो कंज्यूमेबल होते हैं प्लांट के, वो कौन कौन से पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बारी बारी से हम देखते हैं। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। काफी बार आपने बचपन से इसे पढ़ा भी होगा। जिसे आता है वो यहाँ पे रिवाइज कर ले, जिसे नहीं पता है या फिर वो भूल गया है वो यहाँ पे आराम से अभी पढ़ ले। सबसे पहला है, इसमें बहुत ही फेमस है और इजी भी है, कैरेट, रेडिश और आपका बीट रूट। ये गाजर या फिर जो आपकी मूली हो गई, ये एक्चुअली जो आपका प्लांट होता है उसका फ्रूट पार्ट नहीं होता, उसका रूट पार्ट होता है जो हम कंज्यूम करते हैं। मिट्टी के अंदर होता है ये, है ना। टैप रूट और फिब्रस रूट जब आप बचपन में पढ़ोगे तब वहां पे ये एग्जाम्पल्स देखे होगे आप। तो इसके हम कौन से पार्ट कंज्यूम करते हैं? रूट। नेक्स्ट वन इज आपका हो गया स्पिनच, कैबेज और लेट्यूस। ओके, तो ये आपका स्पिनच पता है, पत्ते जैसा लगता है, लीव्स की तरह लगता है, तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है कि इसका हम लीव वाला पार्ट कंज्यूम करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड सनफ्लावर। अब इसमें फ्लावर आ गया तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसका जो फ्लावर वाला पार्ट होता है प्लांट का वो हम खाते हैं। आफ्टर दैट एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, ये सिंपल है, इसका हम फ्रूट ही वाला पार्ट खाते हैं, ये कोई और पार्ट नहीं है, ना स्टेम है ना सीड है, ये हम फ्रूट ही खाते हैं। बाकी ये आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा कि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप है, बट यकीन मानिए
इस पूरे स्लाइड्स में हम वही क्वेश्चंस, वही फैक्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत बार आ रखा है और जो जनरली आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको अभी ये नहीं हो पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहे हो आप, और आपको बहुत ज्यादा ये बल्कि लग रहा है, तो आप इसको एक दो बार बस पढ़ोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। प्लस आपको एक पास सारे सोर्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइस, मेज और व्हीट काफी छोटे छोटे होते हैं, कॉमन सेंस, ये अपने सीड होते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके सीड। नेक्स्ट है लास्ट जो आप बचपन से पढ़ते हो, पोटैटो। पोटैटो का कौन सा पार्ट खाते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका स्टेम। ओके, इसके साथ पोटैटो ही बस याद नहीं रखना, इसके साथ आप कुछ और प्लांट्स के नाम याद कर लीजिए। अनियन, टर्मरिक और गार्लिक के भी जो हम पार्ट कंज्यूम करते हैं वो स्टेम ही होते हैं। ओके, तो ये थे कुछ जो काफी बार पोटैटो वाले क्वेश्चन हो गए, कैरेट वाले क्वेश्चन हो गए, काफी बार पूछ रखा है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो गए, चाहे कोई और भी जहां पे जनरल साइंस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, बट इससे पहले हमें न्यूट्रिएंट के बारे में जानना जरूरी है, राइट। तो ये न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं आपके फूड में जो आपको हेल्दी बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। ओके, आपके टिश्यूज को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में हम 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। बट मोटे तौर पे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हम थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाते हैं और हम इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में मैं इसे क्लासिफाई करूंगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है, मतलब इनकी हमें ज्यादा अमाउंट में बॉडी को जरूरत पड़ती है। ओके, और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इनकी हमारे बॉडी में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बट ऐसा नहीं है कि कम मात्रा है तो इसकी जो यूज है वो कम है, बहुत ज्यादा असेंशियल होता है, भले ही कम मात्रा में इसकी जरूरत हो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका कौन कौन आ जाता है, एक है कार्बोहाइड्रेट, देन है फैट एंड देन है प्रोटीन। ओके, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये हैं आपके मिनरल एंड विटामिन्स। ओके, तो अभी हम इनके बारे में बारी बारी से हर एक स्लाइड में पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर कर लेते हैं, वो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स। ओके, तो आपको जनरली ये नॉलेज होना चाहिए और कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ठीक है, क्या भरोसा। तो आप बस इसे एक बार देख लीजिए। आपके जो फूड होते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ओके, फर्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड, एक है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड और एक है आपका प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो अगर मैं आपको एनर्जी गिविंग फूड की ओर ले चलूं तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कॉमन मैन जो हैं वो अधिकतर अपने पूरे डाइट का हमारा ज्यादा पार्ट चपाती या चावल जैसे फूड होते हैं। हम ऐसा क्यों खाते हैं, मतलब ये हमारे जनरल फूड में क्यों इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इससे हमें मिलती है एनर्जी। हमारे रोजमर्रा के काम के लिए हमें इन फूड से एनर्जी मिलती है, इसीलिए उन फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जैसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज योर बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके ग्रोथ में हेल्प करती है, टिश्यू के ग्रोथ में हेल्प करती है, डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हेल्प करती है। ओके, तो जिनमें आपको प्रोटीन की मात्रा मिले वो होती हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी अलग अलग स्लाइड में इनके सोर्सेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका प्रोटेक्टिव फूड। अब ये आपके ऊपर के जो दोनों थे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के पार्ट थे, राइट, और जो आपका ये लास्ट पार्ट है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम से एक क्लासिफिकेशन हो गया फूड ग्रुप का, विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जो भी आपको डिजीज होती है उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करता है प्रोटेक्टिव फूड्स। वो फूड जिसमें विटामिन या मिनरल पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, या आपको डिजीज से बचाने का काम करता है। ओके, इसीलिए जब हम हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स दिए जाते हैं ताकि हमारा इम्यून बिल्ड हो सके। ओके, और हम जल्दी से हेल्दी हो जाएं।
तो ये 3 टाइप के फूड ग्रुप हो गए। इंपॉर्टेंट थिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम बारी बारी से एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आपके कुछ एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ये एक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो भी जान लेते हैं। ये एलिमेंट्स हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO। स्लाइड में रेशियो मिसिंग है, आप वहां नोट कर लीजिएगा। जो इनके रेशियो होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट के रेशियो होते हैं वो होते हैं 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट में वो होता है 1:2:1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं अभी अभी हमने पढ़ा, जो एनर्जी गिविंग फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सोर्स है आपको हेल्दी बनाने के लिए। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है आपका शुगर। जो शुगर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये भी CHO से मिलकर के बना होता है, ये भी कंपाउंड है। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज और एक हो गया आपका सुक्रोज। तो अभी हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च। आप इसका नाम जरूर सुने होंगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए, वो फूड में जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब से हम क्या कंज्यूम करते हैं? स्टार्च। एट लास्ट उसको हम डाइजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, उसको कन्वर्ट करते हैं हम ग्लूकोज के फॉर्म में और एनर्जी गेन करते हैं, राइट। तो स्टार्च भी आपका हो गया एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज आपका क्या होता है? ये होते हैं आपके, कहाँ होते हैं? रफेज, ठीक है। रफेज को और क्या कहा जाता है? डाइटरी फाइबर। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो रफेज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो भी फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने के, राइट। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानें तो इसमें हम जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, जिसमें मैं ग्लूकोज की बात करूंगी, ये डायरेक्टली आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। जब ये ग्लूकोज बन जाता है डाइजेशन के दौरान ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और तुरंत इमीडिएटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये सारा का सारा ग्लूकोज पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता एनर्जी देने में। कुछ ग्लूकोज आपके एक्सेस अमाउंट के ग्लूकोज बच जाते हैं जो वो लीवर में जाकर के स्टोर होते हैं, बट लीवर उन्हें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो लीवर में आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम डाइजेशन वाले पार्ट में जब लाइफ प्रोसेसेस का सेशन लेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप ये चीज ग्लूकोज से रिलेटेड है तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, मैं कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। इसके बेसिक 3 इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में। फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड, सेकंड है आपका ऑलिगोसैकेराइड एंड थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड। बट आपको ये अगर समझ में ना आए तो मैं पहले इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको दे दूं कि कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअल में सैकेराइड्स भी कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग आप बोल सकते हो शुगर, ओके। तो ये सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट ले लो, इसी के बिहाफ पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन लेकर के चलते हैं मोनोसैकेराइड। अब आपने मोनो के बारे में सुना ही होगा, मोनो मीन्स 1, जिसमें आप मोनोसैकेराइड मीन्स क्या? सिंपल शुगर, जिसमें आपका सिंपल शुगर मौजूद होता है वो होता है आपका मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सिंपल शुगर होते हैं, ओके। तो फ्रुक्टोज एंड आपका हो गया ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें कार्बन की कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक सा बताऊं तो ये होता है कि आपके
जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज हो गए चाहे फ्रुक्टोज हो गए, ये आपके CHO के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। अब इनमें जो कार्बन के नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं 3 to 9, राइट। 3 to 9 कार्बन आपस में जुड़ करके लिंक होकर के चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये चेन लाइक मॉलिक्यूल जो होते हैं वही मोनोसैक्राइड कहलाते हैं। जो जनरल कॉमन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें जो कार्बन की संख्या देखी गई है वो 5 या 6 होती है। तो यानी कि 5 या 6 कार्बन आपस में लिंक होकर के चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम मोनोसैक्राइड बोलते हैं, जिनमें हमने अभी अभी सिंपल शुगर के बारे में पढ़ा, राइट। अब मोनोसैक्राइड अगर आपको समझ में आ गया तो ऑलिगोसैक्राइड भी इजी है। जब ऐसे ही मोनोसैक्राइड, कई सारे मोनोसैक्राइड आकर के आपस में लिंक हो जाते हैं और कई सारे यूनिट आपस में लिंक होकर के चेन लाइक मॉलिक्यूल फिर से बनाते हैं, तो वो होते हैं ऑलिगोसैक्राइड। यानी यहाँ पे मोनोसैक्राइड एक नहीं होता, जब कई सारे मोनोसैक्राइड के यूनिट आपस में लिंक होकर के चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो होते हैं ऑलिगोसैक्राइड। बट आपके कितने नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स होने चाहिए तब हम उन्हें ऑलिगो बोलेंगे? ये होने चाहिए आपके 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स यूनिट। टोटल आपके मोनोसैक्राइड 2 to 10 होंगे जो आपस में जुड़े होंगे और एक चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपके ऑलिगोसैक्राइड। कुछ ऑलिगोसैक्राइड के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये होते हैं आपके, एक है सुक्रोज जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था। ये है आपका केन शुगर जो गन्ने में मौजूद होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज। लैक्टोज भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक तरह का ऑलिगोसैक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये किसमें मिलता है? मिल्क में, राइट। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं पे आप उसे क्लियर कर लीजिए। जो लैक्टोज होता है वो आपके मिल्क में होता है, प्लस एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, राइट। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो दूध आपका दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, ठीक। तो दही बनाने के प्रोसेस जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोबैसिलस। अगेन ये यूजफुल बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड्स मतलब जैसे ऑलिगोसैक्राइड में पढ़ा था कि कई सारे आपके 2 से 10 मोनोसैक्राइड आके जुड़े थे, वैसे ही पॉलीसैक्राइड में आपके क्या होते हैं? 2 से 10 नहीं, बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स आकर के आपस में लिंक होते हैं और चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोसैक्राइड्स के यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च जो हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। ये किस में मिलते हैं? सीड हो गए, रूट हो गए, स्टेम हो गए, अभी हमने इसके सोर्स पढ़े थे ऊपर। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में भी ऊपर हमने पढ़ा था, प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोजेनेसिस। हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? वो होता है लिवर में। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एक और एनर्जी गिविंग फूड वाला न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम फैट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फैट के बारे में पढ़ते हैं। तो फैट हमें मालूम है जो होता है वो बॉडी के लिए सही नहीं होता, बट आपको इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट है, सबसे पहले इनके सोर्सेस के बारे में बात की जाए तो जो भी ऑयली आपके फूड आइटम्स होते हैं, लाइक आपका बटर हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजें, नट्स भी जो होते हैं वो भी रिच सोर्स हैं आपके फैट के। इन सब में आपको फैट मिलता है, राइट। नेक्स्ट है आपका फैट के टाइप, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड वाले हैं वो आपको एनिमल से मिलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हैं वो आपको प्लांट के थ्रू मिलते हैं, राइट। इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये आप मेमोराइज कीजिए, ओके। देन है आपका जो फैट होता है वो आपका कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट भी आपको एनर्जी देता है, फैट भी आपको एनर्जी देता है, बट इन दोनों में से अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि दोनों में से ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए फैट। इन दोनों में से फैट ज्यादा एनर्जी देता है, बट अलॉन्ग विथ सम मेरिट्स इसके पास कई सारे डिमेरिट भी हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए फॉर एनर्जी पर्पस।
और अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर दूं, क्वेश्चन ये हो कि हमें इमीडिएटली एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट या कार्बोहाइड्रेट, तो आपका भी आंसर चेंज हो जाना चाहिए, दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट। अभी अभी हमने पढ़ा था वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एंटर करके इमीडिएटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है इसी में आपका जो A, D, E, K विटामिन होते हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट इनको डिसॉल्व करे रखता है और स्टोर करके हमारी बॉडी में रखता है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये एक इंसुलेशन की तरह भी काम करता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक टिश्यू का नाम नोट कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है, एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जस्ट आपके स्किन के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये फैट स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए बाहर के इन्वायरमेंट से ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इसे हम और क्या कहते हैं, स्टोर्ड फूड भी कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि ये स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है, इसलिए हम इसे स्टोर्ड फूड भी कहते हैं। आफ्टर दैट अगर आप एनर्जी समझ के काफी ज्यादा मात्रा में फैट लेते रहोगे तो आफ्टर फ्यू डेज यू विल बिकम कुंफू पांडा, जो कि हमें नहीं बनना है, राइट। आपको ओबेसिटी जैसी बीमारी हो जाएगी। दैट मीन्स आपका बॉडी शेप इरेगुलर हो जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन टाइप या कार्डियक रिलेटेड काफी ज्यादा डिजीज हो सकते हैं। तो हमें ये कंट्रोल वे में, बैलेंस वे में अपने डाइट में लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगेन अगर आप फैट बहुत ज्यादा कम भी कर देते हो तो इसकी वजह से डिजीनेस, वीकनेस होने लगता है। तो हमें यानी कि एक बैलेंस वे में बैलेंस डाइट लेना है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा लास्ट कंपोनेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लें। प्रोटीन जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, यानी कि ये भी जैसे मोनोसैकेराइड से आपके पॉलीसैकेराइड्स बने थे, वैसे ही आपके कई सारे मोनोमर यूनिट होते हैं जिनको मिला करके, मतलब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल होता है, उससे आपका प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, तो इसका कोई ना कोई मोनोमर भी हो, उस मोनोमर का नाम होता है एमिनो एसिड। ओके, नाउ अब इसका काम कहाँ है प्रोटीन का, जैसे हमने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, यानी डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में भी हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और काफी ज्यादा बायोकेमिकल आपके प्रोसेसेस हैं जिसमें ये हेल्प करता है। तो इसलिए हमें प्रोटीन रिच फूड भी लेना चाहिए अपने डाइट में, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तरह का प्रोटीन आपके ब्लड में भी मौजूद होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ये आपको जरूर याद रखना है, राइट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ये आपका हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी आपके ब्लड में कम होने लगती है तो आपको अगेन वीकनेस का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके सोर्स के बारे में अगर देखें, जैसे सिंपल हमें तो बचपन में मम्मी पापा ही बताते थे कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, लाइक पल्स हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रोटीन देती हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, राइट। अब अगर आप प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको दो बीमारियां हो सकती हैं, वो है क्वाशियोर्कर और एक है मैरिस्मस, ठीक है। तो क्वाशियोर्कर और मैरिस्मस दोनों आपके लैक ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से ही होता है। बाकी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका क्वाशियोर्कर होता है वो आपका बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट जो आपका मैरिस्मस है उसमें आपका प्रोटीन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सबकी कमी हो जाती है बच्चे में, ठीक है। और उसमें ओडेमा के भी चांस होते हैं, यानी बॉडी में स्वेलिंग के भी चांसेस रहते हैं। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोर्कर और मैरिस्मस। बाकी अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाले डिजीज के नाम आपको टिक करने को आते हैं तो आप क्वाशियोर्कर भी टिक लगाओगे और मैरिस्मस भी लगाओगे, बट बेसिकली जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से वो होता है आपका क्वाशियोर्कर। तो ये दो डिजीज हैं, तो हमें इनसे बच के रहना है, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे। ये बड़ा वीडियो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक ही जगह बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा तो ये बल्कि लगेगा। इस वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर के बारे में पढ़ेंगे और टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं उनका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे फूड आइटम में, पर्टिकुलर फूड आइटम में मौजूद हैं कि नहीं है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।